नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के ऊपर और साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम 2 तरीके की भाषाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो राजभाषा के अंतर्गत जिन भाषाओं को दर्जा दिया गया है और दूसरा शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत जिन भाषाओं को दर्जा दिया गया है, दोनों को एक बैठक में देखने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो लेक्चर बनाने का उद्देश्य रहा कि हम उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे और हमने देखा कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में कई बार 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को लेकर सवाल पूछे गए थे। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम अपने विद्यार्थियों को एक नज़र इस जगह से बनने वाले प्रश्नों की तरफ और वहाँ से जुड़े हुए तथ्यों से परिचित कराया जाए। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 राजभाषाओं को शामिल किया गया है, यानी कि 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको कि राजभाषा का दर्जा दिया गया है। उसमें से एक हिंदी भी है, जिसको लेकर अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं कि आ, हिंदी का विकास कैसे हो और तमाम चीज़ों को लेकर इसमें चर्चा की गई है। तो देखते हैं कि 8वीं सूची में कौन-कौन सी भाषाएं हैं। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली दिया गया है। यहाँ पर असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क वर्णमाला है उसके हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हिंदी का सबसे नीचे नंबर आ रहा है, लेकिन यही अगर इंग्लिश के माध्यम से हम देखेंगे तो कुछ और इसका क्रम होगा। जब मैं इन भाषाओं का नाम ले रहा था तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आना चाहिए था कि जिन बोलियों के माध्यम से हमारी हिंदी निर्मित होती है, उनमें से कितनी ऐसी बोलियां हैं जो कि इस 8वीं अनुसूची में शामिल है। एक नज़र अगर हम तेजी के साथ दौड़ाएं तो आप जरूर इसको देखने का प्रयास करेंगे। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अगर बोलियों की हम बात करें तो एक मैथिली दिखाई दे रही है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो संक्षेप में अगर हम इसको अपने हिसाब से डिवाइड कर कर देखें तो आप देखेंगे कि 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बोलियों को हम अलग-अलग तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे प्रचलित भाषाएं हिंदी, उर्दू, संस्कृत 8वीं अनुसूची में शामिल है। उत्तर भारत की भाषाओं में बात करें तो कश्मीरी, डोगरी, नेपाली, पंजाबी और सिंधी। दक्षिण भारत में अगर बात करें तो कन्नड़, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम। पूर्वी भारत की बात करें तो असमिया, उड़िया, बांग्ला, बोडो, मैथिली, मणिपुरी, संथाली और पश्चिमी भारत की बात करें तो गुजराती, जो एक भाषा है या बोली है, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस तरीके से इनकी संख्या कुल 22 है। अगर हम प्रचलित साहित्यिक भाषाओं की बात करें और उसमें ध्यान रखें हिंदी की, तो 8वीं अनुसूची में कौन शामिल नहीं है, ये आपको पता चल सकता है। आपने सूची देख लिया होगा, उसमें राजस्थानी का नाम कहीं नहीं था। ब्रजभाषा, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, अवधी। आप अगर हिंदी पढ़ेंगे तो लगभग ये बोलियां कभी न कभी आती ही हैं, चाहे वो सीधे सीधे आए या फिर अपनी उपभाषाओं के माध्यम से आ जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनमें से जो प्रचलित साहित्यिक भाषाएं वो 8वीं अनुसूची में
कहीं भी आपको नहीं दिखाई दे रही। कई बार राजनीतिक तौर पर भोजपुरी को लेकर जो पूर्वांचल के नेतागण हैं या फिर बिहार के नेतागण हैं, जब भी चुनाव आते हैं तो एक दो बार इसके स्वर को ऊंचा करते हैं, फिर स्वर धीरे धीरे धीमा हो जाता है। तो भोजपुरी अगर देखा जाए बोलने की दृष्टिकोण से तो एक अच्छी खासी संख्या इसकी है, न सिर्फ भारत में बल्कि कहा जाता है कि जहां जहां भोजपुरी के लोग रहते हैं अलग अलग देशों में वहां भी है। चाहे वो नेपाल की बात करें, चाहे मॉरिशस की बात करें, चाहे ट्रिनिडाद टोबैगो की बात करें, ठीक है। और लगातार लोग बाहर रहते ही हैं, तो जहां भी रहते हैं भोजपुरी का प्रयोग करते हैं। ठीक सिनेमा के दृष्टिकोण से भी ये बोली काफी समृद्ध है और इस पे लेकर कई सवाल भी उठते हैं। फिर भी एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के दृष्टिकोण से इस फॉर्मूलों को जरूर आप ध्यान में रख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी प्रचलित साहित्यिक भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं। एक नजर और दौड़ाएं तो शुरुआत में कुल 14 भाषाएं ही मान्यता प्राप्त थी, लेकिन बाद में संशोधन किया गया। 21वें संशोधन के आधार पर सन 1967 ईस्वी में सिंधी को शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन में सन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया। 92वें संविधान संशोधन के आधार पर सन 2003 में, जो कि लागू हुआ 2004 में, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाद में कुल कितनी बोलियों को इसमें शामिल कर लिया गया, यहाँ पर गिन भी सकते हैं आप। ठीक है, 14 थी, फिर बाद में 8 को शामिल कर लिया गया। ठीक, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बाद में संशोधन के माध्यम से कितनी बोलियों को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और इसको कब शामिल किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। खासतौर से ये 2003 वाले को पूछ लिया जाता है क्योंकि इसमें ऑप्शन बन जा रहे हैं, 4 ऑप्शन बन जा रहे हैं। आने वाले समय में कई परीक्षाओं में एक अलग ऑप्शन ई को भी रख लिया गया है। हाल फिलहाल में आपने नोटिस देखा होगा। तो चाहे किसी भी तरीके से प्रश्न पत्र बनाया जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी के अंदर 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं याद हो गई होंगी, आप याद कर लिए होंगे और कब कब संशोधन के माध्यम से जुड़ी हैं उनको भी आपने देख लिया। कौन कौन साहित्यिक प्रचलित भाषाएं हैं जो कि शामिल नहीं है उनको भी देख लिया और अलग हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, खासतौर से दक्षिण भारत की वो कौन कौन सी बोलियां हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसी के बहाने हमें शास्त्रीय भाषाओं की भी जानकारी होनी चाहिए कि जहां राजभाषा के तौर पर 22 भाषाओं को मान्यता है, वहीं शास्त्रीय भाषा के तौर पर 11 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। वर्ष 2004 से 2024 के बीच 6 भारतीय भाषाओं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फिर अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इस तरीके से कुल 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो आप पहले 6 को याद रखिए, फिर बाद में एक ही साथ 5 को दे दिया गया और टोटल संख्या 11 हो गई। इसमें से आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में भी शामिल हैं, जिसमें आप तमिल को देख रहे हैं, संस्कृत को, कन्नड़ को, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, लगभग सभी हैं। इसमें पाली और प्राकृत इत्यादि को छोड़ दिया जाए तो सभी इसमें शामिल है। ये 2 प्राचीन मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत है। ठीक, इस तरीके से भी अपने दिमाग को आप खोलकर याद कर सकते हैं। तो 8वीं अनुसूची और शास्त्रीय भाषा के रूप में कौन कौन सी भाषाएं मान्यता प्राप्त है उनको आपने देख लिया होगा। अब शास्त्रीय भाषा का दर्जा क्यों दिया जाता है, इसको लेकर आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी भाषाएं जो हजारों वर्षों की साहित्य, दर्शन, संस्कृति की समृद्ध विरासत को लेकर सांस्कृतिक पहचान को बनाती हैं या फिर उसका आकार देती हैं, इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने उन भाषाओं के बारे में बातचीत कर लिया है और इस
सूचना को हमने पीआईबी से निकाला हुआ है, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में सब दिया गया है, आप 11 भाषाओं को देख सकते हैं। अब इनका कहीं न कहीं अगर आप देखें तो हिंदी साहित्य से भी जुड़ाव रहा है। अगर हम सीधे मराठी की बात करें तो आप देखेंगे कि मराठी में संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम का नाम ले लिया जाता है। और न सिर्फ इन भक्त कवियों को, बल्कि अगर आप दलित साहित्य पढ़ेंगे तो वहां पर भी मराठी साहित्य की बात आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा पाली को अगर आप पढ़ रहे हैं तो जो भाषा का विकास हुआ है उसके लिए जरूरी है। और साथ में बौद्ध दर्शन को लेकर भी है कि बौद्ध दर्शन या फिर बौद्ध धर्म किस भाषा में ज्यादा प्रचारित हुआ, तो पाली भाषा। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि प्राकृत है, जिसका संबंध जैन से रहा है, जैन धर्म से। तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे कि असमिया का भी संबंध रहा है, खासतौर से जब आप आदिकाल पढ़ेंगे तो सिद्धों का जो निवास था इसी इलाके में था, ठीक है। फिर धीरे धीरे अलग क्षेत्रों में फैला, तो चर्यापद जितने लिखे गए असमिया में। इसके अतिरिक्त बांग्ला को आप देखेंगे तो बांग्ला कई बार एमए इत्यादि के सिलेबस में बांग्ला साहित्य एक स्पेशल पेपर के रूप में होता है, ठीक है। और बांग्ला का काफी प्रभाव हिंदी पर पड़ा हुआ है, चाहे वो शुरुआती दौर में गद्य के बहुत सारे अनुवाद हुए या फिर पत्र पत्रिकाओं का संपादन हुआ, ठीक है। बहुत सांस्कृतिक रूप से बांग्ला का प्रभाव रहा है। यहाँ तक कि छायावादी कवि निराला के ऊपर भी इसका असर रहा। और मेरे संकेतों को आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि राम की शक्ति पूजा का जो आधार रहा है वो एक तरीके से बांग्ला साहित्य ही रहा है। तो अलग अलग एंगल से अगर आप याद करते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप हिंदी जैसे विषय को पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि आप कहीं न कहीं टेक्निकल विषय को पढ़ रहे हैं और किस तरीके से स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाई करना है और चीजों को जोड़ कर देखना है। तो बांग्ला साहित्य का तो काफी प्रभाव रहा, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। तमिल का भी आप जानते हैं कि जितने भी दक्षिण में भक्त थे उनका भी संकलन तमिल में किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से कई संस्थान भी बनाए गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान है, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि तेलुगु अध्ययन केंद्र भी है, ठीक है। कन्नड़ अध्ययन केंद्र भी है, इसी तरीके से ओडिया अध्ययन केंद्र है, मलयालम का है। तो साउथ में अपनी अपनी भाषाओं को लेकर अध्ययन केंद्र तो बनाए गए हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि भोजपुरी क्षेत्र के होने के कारण भोजपुरी अध्ययन केंद्र भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। और जब मैं बीए का विद्यार्थी था तो लोग जब बन रहा था, उस जमाने में वो बन रहा था, उसकी बिल्डिंग अभी न्यू डाली जा रही थी, तो कुछ हमारे मित्रों ने कहा कि यहाँ पर शॉपिंग सेंटर खुलेगा। तो हमें लगता था कि अब यहीं से सामान खरीदना पड़ेगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो भोजपुरी अध्ययन केंद्र है। तो भाषाओं के विकास को लेकर अध्ययन केंद्र भी बने हैं और सरकारों ने भी उनको अलग अलग दर्जा दिया हुआ है। कहीं राजभाषा के तौर पर है, कहीं 8वीं अनुसूची में शामिल है, तो कहीं शास्त्रीय भाषाओं के तौर पर उन पर नजर बनाई गई है। तो एक शिक्षक का दायित्व होना चाहिए कि अपने विद्यार्थियों को हर एंगल से बताने की कोशिश होनी चाहिए। उसी कोशिश में हमने आप सभी के सामने इस वीडियो लेक्चर को तैयार किया और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा भी लगा होगा। आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जब हम अभ्यास सेट करते हैं तो केवल उसको रटने की कोशिश नहीं करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं, फिर विकल्पों को देखते हैं, विकल्पों से कैसे आगे प्रश्न निर्मित हो सकते हैं उनको भी देखना एक परीक्षार्थी के अंदर गुण कहा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही सीखते सिखाते हमें आगे बढ़ना है। बाकी चीजें दुनिया में बहुत सारी हो रही हैं, बहुत तकनीकियों से चीजें आगे बढ़ रही हैं, फिर भी आप देखेंगे कि परीक्षण आपके दिमाग का ही होगा। कितना भी एआई आ जाए, कितना भी डिजिटल बोर्ड आ जाए, कितनी भी किताबें आ जाए, कितनी भी ऑडियो आ जाए, लेकिन एग्जाम हॉल में वही सारी चीजें रहेंगी। आपको सोचना है और सही उत्तर तक पहुंचना है। तो क्यों नहीं आप अपने दिमाग को थोड़ा सा कसरत करवाइए, उसको रबर की तरह बढ़ाइए और उसको प्याज के छिलके की तरह चिकना कीजिए और समय निकालकर थोड़ा सा खुद के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए, अपने से भी चिंतन मनन कीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए
नमस्कार।